बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म्स विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ किंगडम प्लांटी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एंजियोस्पर्म्स होते क्या हैं? एंजियोस्पर्म्स फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। ओके, और इसके अलावा एंजियोन का मतलब होता है वेसल्स एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड, और एंजियोस्पर्म्स को स्पर्मेटोफाइटा भी कहा जाता है। अब हम एंजियोस्पर्म्स को थोड़ा सा जिम्नोस्पर्म्स के साथ एंड टेरिडोफाइट के साथ कंपेयर करवाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो एज़ यू नो, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जब जिम्नोस्पर्म्स को डिस्कस किया एंड टेरिडोफाइट को डिस्कस किया तो हमने उसमें ये देखा कि जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो लीव्स होते हैं। ओके, लेकिन जब हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं तो इनमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, ये इन तीनों के दरमियान में बेसिक डिफरेंस है। और इसके अलावा जब हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें नेकेड सीड्स होते हैं। लाइक उनके सीड के अराउंड सीड कोट तो होता है बट उनके सीड्स के अराउंड कोई भी फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट नहीं होती। बट जब हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में सीड दरमियान में होता है और सीड के अराउंड फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होती है लाइक एप्पल एंड मैंगो। ओके, अब हम एंजियोस्पर्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं और इसके अलावा इनका जो सीड होता है वो इनक्लोज्ड होता है फ्रूट में। ठीक है, यानी इनके सीड के अराउंड फॉर्मेशन होती है फ्रूट की। और इसके अलावा जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें ओवरी प्रेजेंट होती है, और आपको पता है कि जो ओव्यूल होता है वो डिवेल्प करता है सीड में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड जो ओवरी होती है वो डिवेल्प करती है फ्रूट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और इसके अलावा एंजियोस्पर्म्स में जो टोटल स्पीशीज़ हैं वो 250,000 स्पीशीज़ हैं। लाइक लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम है ये एंजियोस्पर्म्स। ओके, एंजियोस्पर्म में छोटे से छोटे प्लांट्स भी हो सकते हैं एंड बड़े से बड़े प्लांट्स भी हो सकते हैं। एंजियोस्पर्म्स में जो टाइनी प्लांट्स होते हैं उनमें हमारे पास आ जाता है वॉल्फिया जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, और जो टाल ट्रीज़ हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं यूकलिप्टस। ओके, तो अब हम देख लेते हैं जनरेशन। तो एंजियोस्पर्म में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का ये मतलब होता है कि गेमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट जनरेशन का आ जाना और स्पोरोफाइट जनरेशन के बाद गेमेटोफाइट का, लाइक बदल बदल के जनरेशन्स का आना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है, ये गेमेटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को बहुत डिटेल के साथ समझाया हुआ कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें गेमेटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट एंड कॉन्सिपिकस होती है, जबकि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट एंड कॉन्सिपिकस होती है। ठीक है, लोअर प्लांट्स में जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो गेमेटोफाइट होती है और हायर प्लांट्स में जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो स्पोरोफाइट होती है। ओके, तो इसमें जो स्पोरोफाइट जनरेशन है एंजियोस्पर्म में वो डोमिनेंट होती है एंड कॉन्सिपिकस होती है, और इसके अलावा वो इंडिपेंडेंट होती है। जबकि गेमेटोफाइट जनरेशन इसमें लेस डोमिनेंट, लेस कॉन्सिपिकस एंड लेस विजिबल होती है, और ये डिपेंडेंट होती है, लाइक ये स्पोरोफाइट पे डिपेंड करती है। और इसके अलावा जो एंजियोस्पर्म की प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक फॉर्म में होती है। ठीक है, जो जनरेशन डोमिनेंट होती है प्लांट बॉडी उसी फॉर्म में हमें नज़र आएगी। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे बॉडी पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म की जो प्लांट बॉडी होती है वो कंसिस्ट करती है रूट पे, स्टेम पे एंड फ्लोरल लीव्स पे। ओके, एंड फ्लोरल लीव्स फर्दर डिवाइड होते हैं पेटल्स में, सेपल्स में, कार्पल्स में, स्टेमन्स में, पेडिसल्स में एंड थैलेमस में। ओके, अब हम इन सारे पार्ट्स को वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेडिसल को कि पेडिसल क्या होती है। जिस पॉइंट पे फ्लावर अटैच होता है, लाइक वो डंडी जिसके ऊपर फ्लावर अटैच होता है वो पेडिसल कहलाती है। ओके, द स्टाक ऑफ फ्लावर्स विच बियर ऑफ फ्लोरल लीफ दैट इज़ कॉल्ड पेडिसल। अब हम देख लेते हैं थैलेमस को। तो पेडिसल के ऊपर जो एक स्वॉलन पोर्शन होता है वो कहलाता है थैलेमस। ओके, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्योंकि फ्लावर के तमाम पार्ट्स रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, कुछ पार्ट्स रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और कुछ पार्ट्स रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि उनके कुछ और डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऐसे पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते और उनमें हमारे पास आ जाते हैं पेटल्स एंड सेपल्स।
अब हम देखते हैं कि पेटल्स एंड सेपल्स का फंक्शन क्या होता है। तो पेटल्स का फंक्शन ये होता है कि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पोलिनेशन, एंड सेपल्स का फंक्शन ये होता है कि ये होल फ्लावर को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हमारे पास आ जाते हैं स्टेमन एंड कार्पल। ओके, अब स्टेमन क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, इनके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेमन को। तो स्टेमन की जो बॉडी होती है वो कंसिस्ट करती है फिलामेंट पे एंड एंथर पे। ओके, अब हम देखते हैं कि फिलामेंट की बॉडी किस तरह से होती है। तो फिलामेंट एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। फिलामेंट किस तरह की स्ट्रक्चर शो करता है, एक थ्रेड लाइक धागा नुमा साख्त शो करता है। देन हमारे पास आ जाता है एंथर। तो एंथर का क्या फंक्शन होता है कि एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और एंथर अटैच होता है फिलामेंट के साथ, ठीक है। फिलामेंट के टिप के ऊपर एंथर अटैच होता है। अब हम देख लेते हैं कार्पल को। इट कंटेन ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, अब हम इन तीनों पार्ट्स को देखेंगे कि स्टिग्मा किस तरह का होता है, स्टाइल कैसा होता है, ओवरी क्या होती है और इनका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टिग्मा को। तो स्टिग्मा एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है कार्पल की, ठीक है। अब ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, इसका फंक्शन क्या होता है, इस ओपनिंग से जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो एंटर होते हैं और फिर वो पहुंचते हैं ओव्यूल तक, ठीक है। यानी ओवरी के अंदर जो एग या ओव्यूल प्रेजेंट होता है कि उस तक पहुंचते हैं इस एक्सटर्नल ओपनिंग के थ्रू। अब हम देख लेते हैं स्टाइल को। स्टाइल क्या है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब जब माइक्रोस्पोर एंटर होता है स्टिग्मा से और स्टिग्मा से फिर वो स्टाइल से होता हुआ आगे ओव्यूल यानी कि एग तक पहुंचता है। अब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को ज़रा डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है पेटल्स, ओके। और पेटल्स के दरमियान में ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है बिल्कुल बेस पे, इसे हम क्या कहते हैं, पेडिसल। और पेडिसल के ऊपर जो एक स्वॉलन पोर्शन है वो कहलाता है थैलेमस। ओके, अब थैलेमस के ऊपर आपको ये जो ओवल शेप नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड ओवरी। ओके, अब इस ओवल शेप को हम ओवरी कहते हैं और ओवरी के ऊपर ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये हमारे पास है स्टाइल, ठीक है। अब ये हम किस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ये फीमेल पार्ट यानी कि कार्पल को डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है स्टाइल, उसके ऊपर एक ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग, दैट इज़ कॉल्ड स्टिग्मा, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट्स किसके हो गए, कार्पल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब हम देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमन को, ठीक है। तो स्टेमन में आपको ओवरी के अराउंड आपको एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर आपको एक स्मॉल सी बर्ड नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड एंथर। ओके, तो ये कौन सा पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये जो एंथर है इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और माइक्रोस्पोर्स स्टिग्मा के थ्रू एंटर होके ओव्यूल तक पहुंचते हैं यानी कि ओवरी के अंदर। अब हम देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। तो फ्लावर की स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ बता दी। अब यहाँ से ये जो हमारे पास है मदर मेगास्पोर, ये डिप्लॉयड है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, म्योसिस होगी, म्योसिस के बाद जर्मिनेशन होगी और जर्मिनेशन होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्टाइल है उसके अंदर एंटीपोडल सेल्स की प्रोडक्शन हो जाएगी। और अब एंटीपोडल सेल्स का फंक्शन क्या होता है, क्योंकि एंटीपोडल सेल्स ने रिप्रोडक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं होना, रिप्रोडक्शन में तो जस्ट ओव्यूल यानी कि एग इन्वॉल्व होगा। तो जो एंटीपोडल सेल है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को, और आपको इस स्टाइल में, स्टाइल की बेस पर आपको जो बर्ड नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड पोलर न्यूक्लियस। अब ये जो पोलर न्यूक्लियस है ये डिप्लॉयड है, ओके। और यहाँ पर आपको जो 3 स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं ओवरी की बेस में, इनमें जो दरमियान वाली स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड एग, ठीक है, जिसने रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना है। और एग के अराउंड जो आपको 2 सेल्स नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ये सैंडविच सेल्स हैं। अब ये सैंडविच सेल्स का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यानी कि ये गाइड करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए एग को।
ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से किस तरह से पोलन ग्रेन्स बनेंगे और किस तरह से वो एग तक पहुंचेंगे। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये डिप्लॉइड है और इसमें मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद जर्मिनेशन होगी और एक हमारे पास बन जाएगा ट्यूब न्यूक्लियस और सेकंड हमारे पास बन जाएगा जनरेटिव न्यूक्लियस। अब ट्यूब न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? ट्यूब न्यूक्लियस पोलन ट्यूब जनरेट करेगा जब पोलन ग्रेन्स ने स्टिग्मा के थ्रू ओव्यूल तक पहुंचना है, ठीक है। यानी जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा से एंटर होंगे तो ये ट्यूब न्यूक्लियस क्या करेगा, ये एक ट्यूब जनरेट कर देगा, एक पोलन ट्यूब जनरेट कर देगा। तो जनरेटिव न्यूक्लियस में माइटोसिस होगी और माइटोसिस के नतीजे में हमारे पास 2 पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे जो हैप्लाइड होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको दूसरी साइड पर बताया कि जो एग है वो हैप्लाइड है और इसी तरह जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो भी हैप्लाइड होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं और दूसरी साइड पे हमारे पास जो ट्यूब न्यूक्लियस मौजूद है। अब ट्यूब न्यूक्लियस का फंक्शन वहाँ पर स्टार्ट होगा जब उसने एंटर होना है पोलन ग्रेन्स ने स्टिग्मा के थ्रू ओवरी के अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये स्टिग्मा तक पहुँचेंगे जो कि एक्सटर्नल ओपनिंग है ओवरी की, और यहाँ पर जैसे ही ये दोनों पोलन ग्रेन्स यहाँ पर पहुँचेंगे स्टिग्मा तक तो एक पोलन ट्यूब जनरेट हो जाएगी और पोलन ट्यूब जो है वो इंजेक्ट करेंगे ये स्टिग्मा के अंदर। तो ये दोनों पोलन ग्रेन्स जब एंटर होंगे स्टिग्मा के थ्रू तो एक पोलन ग्रेन फ्यूज़ करेगा पोलर न्यूक्लियस के साथ और दूसरा पोलन ग्रेन फ्यूज़ करेगा एग के साथ, ओके। और पोलर न्यूक्लियस का मैं आपको बता चुकी हूँ कि पोलर न्यूक्लियस डिप्लॉइड यानी कि 2n होता है और पोलन ग्रेन हैप्लाइड यानी कि 1n होता है। जब पोलर न्यूक्लियस और पोलन ग्रेन मिलेंगे तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, एंडोस्पर्म टिश्यू बनेगा जो कि 3n है, ओके। और दूसरी तरफ हमारे पास जो सेकंड पोलन ग्रेन है वो फ्यूज़ करेगा एग के साथ और पोलन ग्रेन भी हमारे पास हैप्लाइड है, एग भी हैप्लाइड है। तो ये क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलने के बाद एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे, ओके। यहाँ तक क्लियर? तो अब हम देख लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो हम देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, बस थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होती है। तो एक हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 पोलन ग्रेन्स होंगे, एक पोलन ग्रेन एग के साथ फ्यूज़ करेगा। जब एक पोलन ग्रेन एग के साथ फ्यूज़ करेगा तो वो क्या बनाएगा, वो एक जाइगोट बनाएगा जो डिप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड क्यों होगा, क्योंकि एक जो एग था वो भी हैप्लाइड था यानी कि 1n था और पोलन ग्रेन भी हैप्लाइड था 1n था। जब ये दोनों n मिलेंगे तो फिर हमारे पास एक डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा, ओके। और सेकंड क्या होगा कि जो दूसरा पोलन ग्रेन है वो मिलेगा पोलर न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। इस चीज़ को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो जो पोलर न्यूक्लियस है वो डिप्लॉइड है एंड पोलन ग्रेन हैप्लाइड है। तो पोलर न्यूक्लियस एंड पोलन ग्रेन के मिलने से हमारे पास बनेगा एंडोस्पर्म टिश्यू जो कि 3n है, ओके। अब हम देखेंगे कि एंडोस्पर्म टिश्यू का बनने का क्या फ़ायदा है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। तो जो एंडोस्पर्म टिश्यू है ये क्या करता है, ये न्यूट्रिशनल पार्ट है सीड का जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, ओके। तो इस चीज़ को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन कि एक पोलन ग्रेन फ्यूज़ करेगा एग के साथ और दूसरा पोलन ग्रेन फ्यूज़ करेगा पोलर न्यूक्लियस के साथ, ओके। तो अब हम देख लेते हैं कि किस पार्ट से कौन सा पार्ट जनरेट होगा, ठीक है, यानी कि किस पार्ट से फ्रूट जनरेट होगा और फ्लावर के किस पार्ट से सीड कोट बनेगा। ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एग और पोलन ग्रेन के मिलने से हमारे पास बन जाता है जाइगोट और पोलर न्यूक्लियस एंड पोलन ग्रेन के फ्यूज़ करने से हमारे पास बनते हैं एंडोस्पर्म टिश्यू और ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड में आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में और इंटीग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल डेवलप हो जाती है सीड कोट में। तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।